नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के विकास के बारे में और आपको मैं हर एक टॉपिक क्लियर करूंगा, यानी कि किस तरीके से जो है अंग्रेजों ने या यूं कहें कि हमारा जो संविधान है ये डेवलपमेंट इसका हुआ है और किस तरीके से हम लोगों ने मदद ली है अंग्रेजों के कानूनों से अपने भारतीय संविधान को गठित करने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आज। एक बार देख लीजिए एट अ ग्लेंस आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप, और ये सारी चीज़ें आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ससरी निगाह से देख लीजिए, बाकी अभी तो मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में। अंत तक देखिएगा वीडियो, जिससे आपको सारा टॉपिक क्लियर रहे, हर एक पॉइंट आपका क्लियर रहे और कोई आपको परेशानी ना हो समझने में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं भारत के संविधान के इतिहास के बारे में, तो हमें दो डेट याद रखनी है जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अपने। एक 1757 और एक 1764, यानी कि प्लासी की जो लड़ाई थी, यानी प्लासी का युद्ध और जो बक्सर का युद्ध था, इन दोनों लड़ाइयों से ही आगमन होता है, या यूं कहें कि यूं शुभारंभ होता है हमारे संविधान के विकास का। क्योंकि इसके बाद से ही जो हमारे अंग्रेज थे, यानी कि हमारे क्या अंग्रेज थे, यानी कि जो अंग्रेज थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन लोगों ने बंगाल पर अपना कब्जा, यूं कहें कि दबदबा बना लिया था। इन्होंने बंगाल पर जो है अपना कब्जा कर लिया था, और बंगाल पर जब इन्होंने कब्जा कर लिया, इन्होंने वही लिखा ना, आप देखिए, शासन का शिकंजा कसा, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका शासन का शिकंजा कस लिया गया। कब? 1757 प्लासी के युद्ध और 1764 बक्सर के युद्ध के बाद। इसके बाद जब इन लोगों ने अपना शिकंजा कस लिया बंगाल में और इन लोगों ने जब कब्जा कर लिया, तो पूर्ण रूप से ये अभी कब्जा नहीं कर पाए थे। इस दौरान ये चाहते थे कि हम थोड़ा और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं या जितनी भी अथॉरिटी हैं वो सारी हमारे कंट्रोल में आ जाएं। तो फिर ये क्या करते थे, लोगों को अपने बस में करने के लिए या चीज़ों को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपने फेवर में लाने के लिए ये एक्ट पारित किया करते थे। यानी क्या किया करते, ये कानून नए नए लाया करते थे। एक्ट मतलब आपके अधिनियम होता है, तो सरल भाषा में कहें तो कानून पारित किया करते थे। तो वो कानून ये इस तरीके से बनाते थे जिनसे इनको इनके शासन करने में इनको तकलीफ ना हो, यानी कि इनको परेशानी ना हो, और इजीली ये लोग जो है भारतीयों को अपने हिसाब से चला पाएं। तो यही जो एक्ट बनाते थे, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हमारा फिर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट होता है। हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, वो इसमें संशोधन करते हैं और नए नए जो है कानून और बेहतर कानून अपने भारतीय समाज के लिए बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एक्ट जो है संविधान के विकास की सीढ़ी बनी, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं 1773, यानी कि जो सबसे पहला जो अधिनियम ये लोग लाए थे, यानी कि जो कानून ये लाए थे, वो था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। यानी कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो थी, यानी कलकत्ता का जो राज्य था अपना, उस समय प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो जैसे राजा हुआ करते थे, तो एक क्षेत्र होता था राजा का, मतलब अब तो राज्य हो गए। उस समय राज्य के अंदर कई राज्य हुआ करते थे, यानी कई राज्य, यानी किंगडम हुआ करते थे। ठीक है, उसी प्रकार कलकत्ता भी एक प्रेसिडेंसी था, जहां पर इन्होंने एक ऐसी सरकार की स्थापना कर दी जहां एक गवर्नर जनरल रहेगा और उसके परिषद रहेंगे, यानी उसके परिषद में 4 सदस्य रहेंगे, उसके 4 मेंबर रहेंगे। और कोई भी डिसीजन यदि इनको लेना होगा तो ये लोग इसको ज्वाइंटली उसको देखेंगे और उस पर डिसीजन अपना ये एट लास्ट देंगे और वही मान्य होगा। इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार थी कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण जो होगा वो स्थापित किया जाएगा। यानी जो कंपनी का शासन होगा इस पर संसदीय नियंत्रण किया जाएगा, यानी जो संसद जो अपना शासन दे देगी, यानी कि जो अपना निर्णय दे देगी वही माना जाएगा। अंतिम जो आदेश होगा वो वही होगा जो संसदीय, जो उन्हें क्या कहते हैं, आपका डिसीजन होगा। ठीक है, ये नियंत्रण जो लिखा है, यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, ये लोग उस तरीके का जो है कुछ स्ट्रक्चर बना रहे थे इस दौरान। लेकिन कंप्लीटली आप नहीं कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर बनाया, ये आपको आगे बताऊंगा मैं किस तरीके से लोग जो है इसका फॉर्मेशन करते हैं आगे। तो बंगाल के गवर्नर के 3 प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त किया गया, यानी कि जो बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का जनरल नियुक्त किया गया था इसको। जैसे कि आपके 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी, एक आपकी थी कलकत्ता वाली, ये मैंने आपको बता ही दिया। एक थी आपकी बम्बई वाली, यानी बॉम्बे, जिसको बम्बई बोला करते थे और पहले, और एक थी आपकी मद्रास वाली। ठीक है, तो ये 3 प्रेसिडेंसी थी। इसी का जो है बंगाल का जो गवर्नर था ये इसी के अंडर में आया करती थी पहले। फिर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई इसी अधिनियम के तहत, इसी दौरान। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया गया है। ठीक है,
अब चलते हैं 1784 का जो अधिनियम इन लोगों ने पारित किया, जिसको आप जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से। इस एक्ट में जो दोहरे प्रशासन का जो नियम था, यानी दोहरे प्रशासन की जो प्रणाली थी, वो लाई गई थी इसमें। उसका जो है प्रारूप इसमें दिया गया था। किस तरीके से? इस तरीके से कि एक तो होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें व्यापारिक मामलों के जो मामले होंगे, व्यापारी यानी ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे, वो बोर्ड ऑफ यानी कोड ऑफ आपका डायरेक्टर्स देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। और जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होगा, यानी कि जो बीओसी होगा, एक था आपका सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक था आपका बीओसी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होगा यानी कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा, तो ये कौन नियंत्रण करेगा? ये आपका राजनीतिक जो मामले होंगे उसको जो है ये नियंत्रण करता था। कौन करता था नियंत्रित? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस तरीके से जो है द्विसदनीय प्रणाली बनाई गई एक तरीके से, यानी कि दोहरे प्रशासन की जो है प्रणाली 1884 नहीं 1784, ठीक है। ये कंफ्यूज किया था 1884 से, तो इसको आप 1784, ठीक है, याद रखेंगे। 1784 यानी 1773 के बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। अगला बात करें तो 1793 ईस्वी में आपका एक चार्टर अधिनियम आया। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई, यानी कि जो भारतीय राजस्व है इसी में से वेतन दिया जाएगा जो आपका नियंत्रण बोर्ड है और जिसके कर्मचारी होंगे उनको, ठीक है। तो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट आपका है 1883 चार्टर अधिनियम। तो इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि कंपनी के पास जो है 20 साल के लिए और अथॉरिटी, इसको एज अथॉरिटी बना दिया गया। और कंपनी के भारत के साथ व्यापार यानी कि जो ट्रेड था उसका एकाधिकार यानी कि मोनोपोली उसकी छीन ली गई। और उसके लिए क्या किया इन्होंने कहा कि लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार हम करेंगे। क्या किया? इन्होंने कहा कि चीन के साथ व्यापार कंटिन्यू रहेगा और पूर्वी देशों के साथ भी चाय का व्यापार का जो संबंध है वो 20 सालों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा है। यानी कि जो आपका चीन है और जो आपके पूर्वी देश है यानी कि जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ ये अपना चाय का व्यापार 20 साल के लिए और कंटिन्यू कर सकते थे, उसमें इनकी मोनोपोली थी। लेकिन बाकी जो ट्रेड थे उनमें इनको प्रतिबंधता 1813 चार्टर अधिनियम के तहत लग गई थी। अब बात करें कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत साथ व्यापार खोल दिए गए, यानी कि कुछ सीमाओं के साथ अब जो ब्रिटिश नागरिक थे वो भारत में व्यापार कर सकते थे, ठीक है, यानी कुछ लिमिटेशंस के साथ। अब इनको खुली छूट नहीं थी, अब इनके साथ क्या है लिमिटेशन लगा दिया गया था 1813 ईस्वी में कि अब आप कुछ लिमिटेशन के साथ जो, क्योंकि क्या होता था कि जो आपके ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे ये लोग निजी भी अपना व्यापार किया करते थे, लेकिन अब क्या है इसमें कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था, यानी कुछ सीमाओं के साथ आप जो है वो ट्रेड कर सकते थे, बहुत ह्यूज अमाउंट में नहीं, यानी कि भ्रष्टाचार बढ़ गया था। तो 1800 जो आपका 13 वाला चार्टर अधिनियम है इसको लाया गया था। अब बात करें 1833 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है इसके तहत क्या इन लोगों ने प्रोविजंस यानी कि प्रावधान को लाया। तो ये इन्होंने क्या किया 1833 के चार्टर अधिनियम में इन्होंने कहा कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए जाएंगे अब। तो इन्होंने कहा कि जो 1833 का चार्टर अधिनियम है इन्होंने कहा कि जो व्यापारिक जो अधिकार हैं वो पूर्णतः अब खत्म होंगे, किसके? कंपनी के। अब कंपनी कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था, यानी कि अब जो कंपनी का जो कार्य था वो ब्रिटिश सरकार की ओर से सिर्फ और सिर्फ इसका काम हो गया था कि अब ये शासन करेगी और जो व्यापार है अब इसको विराम दिया जाए। फिर जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी अब इनकी जो पद्धति थी यानी जो इनकी रैंक थी वो बढ़ा दी गई। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस टाइम या किस अधिनियम के दौरान जो बंगाल के गवर्नर थे इनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1833 चार्टर अधिनियम के तहत इनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, यानी कि जो विधि आयोग है, ठीक है, जैसे आपका इस समय नीति आयोग और जो प्लानिंग कमीशन होता है उस तरीके से उन लोगों ने भी एक विधि आयोग की नियुक्ति की। अगला जो अधिनियम है आपका वो है 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में जो आपकी नामजदगी का सिद्धांत था वो समाप्त कर दिया गया और जो महत्वपूर्ण पदों की जो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर ही जो है उसमें पोस्टिंग की जाने लगी। यानी कि एक बात तो आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में जो नाम था वो टाइटल एक दिया जाता था, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को एक टाइटल दे दिया जाता था और वो टाइटल से उसको काफ़ी प्रिविलेजेस मिला करते थे, उसको काफ़ी जो है सेवाएं मिला करती थी। तो ये वाली चीज़ें जो है इन्होंने ख़त्म कर दी अब। और अब जो आपके जो इनके शासन या प्रशासन में जितनी भर्तियां होती थी पहले क्या करते थे अपने मन से जो है भर्ती कर लेते थे, किसी को पैसे, यदि किसी ने पैसे दे दिए तो उसकी भर्ती कर लेते थे, या फिर जो इनका फ्रेंड है खास है तो उनकी भर्ती कर लिया करते थे, ठीक है। लेकिन अब
अब ये 1853 के चार्टर अधिनियम के बाद इन्होंने ये कहा कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं की जाएंगी, अब यानी कि एग्जाम लिया जाएगा, जैसे आज लिया जाता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, यदि आपको एंटर करना है तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है। तो वही एग्जाम उस समय भी जो है 1853 के दौरान आया था। काफी इंपॉर्टेंट है कि यदि पूछा जाए कि परीक्षाओं के आधार पर कब से जो है प्रशासन या शासन में जो है सेवाओं को देने के लिए भर्ती शुरू की गई, तो 1853 में जो है चार्टर अधिनियम के तहत की गई थी ये प्रावधान। अब बात करें 1858 ईस्वी चार्टर अधिनियम के बारे में, तो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। और 1858 में अब भारत का शासन कंपनी के पास नहीं था, अब ये चला गया था ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, यानी कि जो महारानी बैठती थी अब इंग्लैंड में, विक्टोरिया जी, वही संभालती थी अब इनको। अब भारत में मंत्री पद की व्यवस्था आ गई थी 1858 में। कब पूछा जाए मंत्री पद की व्यवस्था कब आई, तो 1858 में, 1858 1858 में। ठीक है, 15 सदस्यों का जो है भारत परिषद का सदन हुआ यहाँ पर, और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। अब बात करें 1861 ईस्वी के जो भारत शासन अधिनियम आया, इसमें क्या हुआ, तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे इस समय, तो ये गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद था इसका विस्तार भी किया गया, और विभागीय प्रणाली का अब प्रारंभ हो, यानी विभाग कर दिए है, और विभाग के दौरान विभाग के हिसाब से ही अब आपकी जो प्रणाली है वो की जाएगी, यानी उसी के हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अब वैसे रेगुलेट किए जाएंगे। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की, यानी कि जो गवर्नर जनरल था अब उसको जो है ऑर्डिनेंस पास करने का पावर मिल गया था। कब मिल गया था, 1861 में मिल गया था। ऑर्डिनेंस बोलते हैं आप अध्यादेश को हिंदी में। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान कर दी गई। कहाँ कहाँ, तो बंगाल में, उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत है वहां पर, और पंजाब में। अब यहाँ पर विधान परिषद ये बना सकते थे। 1892 का जो ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, तो इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, और इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट आपका, और ये पहला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1892 का जो आपका भारत शासन अधिनियम है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है बजट पर बहस और जो चुनाव प्रणाली थी अप्रत्यक्ष, ये जो है इसी दौरान लाई गई थी। 1909, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें कई बार ये पूछ लिया जाता है। जैसे कि मॉर्ले मिंटो सुधार, इसको आप जानते हैं। तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय था उनको भी अब उनका जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए जो समुदाय बना दिया गया था उनको भी अब अथॉरिटी की तरफ मान लिया गया था। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त किया गया, यानी कि भारत भी अब जो है कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने लगे थे 1909 में, मॉर्ले मिंटो सुधार में। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। ठीक है, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई मॉर्ले मिंटो सुधार में। इसके बाद आता है आपका 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो आपका पहले कौन आता है, मॉर्ले मिंटो, फिर आता है चेम्सफोर्ड का जो सुधार था, ये वाला मॉन्टेग्यू वाला। तो इसमें क्या सुधार की गई ये देख लेते हैं। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद और तथा दूसरा केंद्र विधानसभा। तो ये दो प्रोविजंस थे, प्रथम राज्य परिषद और केंद्र विधानसभा, ये आपकी चेम्सफोर्ड वाले जो है अधिनियम में लाया गया, यानी कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें लाया गया था इसको। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी इसमें, और जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। केंद्र विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 होती थी, जिसमें 104 निर्वाचित थे और 41 मनोनीत हुआ करते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष हुआ करता था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे, इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ निचले सदन को हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया, वही जो मैंने आपको बताया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। जैसे आज की डेट में आपका यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट है, तो इसी दौरान यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंदर ये वाला प्रोविजन आ गया था लगभग, और फिर इसी को फर्दर संशोधित करके आज जो है यूनियन और स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट बना दी गई है। तो उस समय रिजर्व और ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जैसे कि आरक्षित विषय थे, जैसे कि वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां,
ठीक है, छापखाना छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, व्यालर बॉयलर हो गए, ठीक है, और श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं। तो ये सब किसमें आती थी? आपकी आरक्षित विषय के तहत आती थी। हस्तांतरित विषय के तहत कुछ इस तरीके की जो है कार्य थे, जैसे कि शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी विभाग, उद्योग, तौल और माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक और अग्रहार दान। तो ये सब जो है हस्तांतरित विषय के तहत आते थे। आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। यानी महालेखा जो परीक्षक थे, इनकी नियुक्ति भी जो है आपकी मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड में ही लाई गई। इस अधिनियम में भारत में एक लोक सेवा आयोग की गठन की गई। अब ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। तो 1935 ईस्वी के अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी कुछ इस तरीके से, जैसे कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उनके देशी रियासतों से मिलकर बना था, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो सकते थे। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होने अनिवार्य था, यानी जो प्रांत थे उनका संघ, उनका यूनियन बनाना था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता की बात करें तो प्रांतीय स्वायत्तता का इसमें क्या जो प्रोविजन था वो देख लेते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, जैसे कि कुछ संघीय विषयों जैसे कि सुरक्षा, वैदेशिक संबंध यानी कि वैदेशिक से जो रिलेशन हो यानी इंटरनेशनल रिलेशन, और धार्मिक मामले को गवर्नर जनरल के हाथों में ही सुरक्षित किया गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति आपकी उत्तरदायी होगी यानी आंसरेबल होगी। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, यानी कि फेडरल कोड बना आपका 1935 के एक्ट के तहत ही। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों और रियासतों तक ही विस्तृत था और इस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल यानी जो लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इनमें से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत के परिषद का अंत, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत किया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका थी, उसमें विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की जारी जो है प्रोविजन यानी प्रावधान लाया गया और उसका विस्तार आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों और यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, यानी इस अधिनियम में प्रस्तावना अभी नहीं आई थी 1935 में। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और एडन को इंग्लैंड को अपने विशेष कार्यालय के अधीन कर दिया गया और जो आपका मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। 1947 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, ये तो आपका सबसे लास्ट अधिनियम था। तो इसमें ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं, जैसे कि 2 अधिराज्यों की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए गए, यानी जो भारत मंत्री थे उनका पद समाप्त कर दिया गया 1947 के जो ईस्वी का जो एक्ट था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उसके तहत 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान यानी कि शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर नहीं तैयार किया जाता
तब तक 1935 ईस्वी का जो अधिनियम है उसी के द्वारा शासन होता रहेगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की जो सर्वोपरि का अंत कर दिया गया, यानी इसका जो पूरा अथॉरिटी थी वो खत्म कर दी गई और उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत का डेवलपमेंट देख लिया है पूरा अच्छे तरीके से। तो आई होप आपको सारा पॉइंट क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा, यदि क्लियर नहीं हुआ है तो फिर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए और यूजफुल वीडियोस देखते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए और अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन करते रहिए और जागरूक नागरिक बनिए। तो जय हिंद, जय भारत।